दोस्तों आज हम हाल ही में साउथ में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी को देखने वाले हैं। रेलवे कॉलोनी 12A में रहने वाला कार्तिक एक शांति और सीधी जिंदगी जी रहा था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आवारागरी करना, यही उसका काम होता है। और पड़ोस में रहने वाली आराधना नाम की एक लड़की पर उसका क्रश होता है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि जिस लड़की को वो दूर से ही पसंद करता है उसकी जिंदगी उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखाई देती है। एक एक करके आराधना के राज उसके सामने आने लगते हैं। झूठ और अजीब घटनाओं के साथ कार्तिक की दुनिया उलझन में पड़ जाती है। इसी दौरान अचानक एक क्राइम हो जाता है और उसमें सस्पेक्ट के तौर पर कार्तिक फंस जाता है। पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ करती है। अब कार्तिक की शांत भरी जिंदगी अनोखी भूल भुलैया बन चुकी थी। साथ ही कार्तिक के साथ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती है। मरे हुए लोगों की आत्माएं उसे दिखाई देने लगती है। अब ये सब कुछ कार्तिक के साथ क्या हो रहा है? क्या वो इस सब से कभी बाहर निकल पाएगा या नहीं? यही देखेंगे हम आज की हॉरर क्राइम थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है 12A रेलवे कॉलोनी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 12A रेलवे कॉलोनी से, जहाँ पर एक घर में रहने वाले कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है। ये सभी दोस्त शराब पीते हुए हॉरर मूवी देखकर डर रहे होते हैं। उनमें से बारी नाम का एक लड़का कहता है कि हॉरर फिल्में इसी तरह से काम करती है, टेंशन होती है, डर लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे देखते हैं। उसका दूसरा दोस्त रमेश कहता है कि मुझे हमेशा एक डाउट रहता है, बस कुछ लोगों को ये आत्माएं क्यों दिखाई देती है, वो सब लोगों को क्यों नहीं दिखाई देती। तभी उनका तीसरा दोस्त कहता है कि मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी, वो लड़का स्पिरिट के बारे में बहुत कुछ जानता है। ऐसा कहकर वो उस लड़के की वीडियो प्ले करता है। वीडियो में मौजूद वो लड़का बताता है कि आत्मा, स्पिरिट, ये सब कुछ पैरानॉर्मल साइंस है। तभी हमारे कहानी का हीरो कार्तिक उनसे कहता है कि अरे ये सब कुछ बकवास है, इसे बंद करो, मुझे नहीं सुनना। उसके दोस्त कहते हैं कि हमें तो सुनने दो। अब वो लड़का आगे बताता है, आत्माएं उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिनकी एनर्जी आत्माओं से मैच होती है। अब इस कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? यानी कि गुस्सा, प्यार, नफरत, जिसके पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं वो आत्मा को देख सकता है। अब कार्तिक गुस्से में ये सब कुछ बकवास होता है ऐसा कहकर वीडियो को बंद करता है और उस फोन को साइड में फेंक देता है। उसके बाद ये सभी दोस्त लोग सो जाते हैं। फिर उसके अगले सीन में हमें बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों को दिखाया जाता है। कार्तिक उस जगह पर चढ़ाई कर रहा होता है और तभी उसे वहाँ पर एक छोटी लड़की खेलते हुए दिखाई देती है। लेकिन तभी अचानक ऊपर से बर्फ फिसलने लगती है और वो बर्फ उस बच्ची की तरफ ही गिरते हुए आ रही थी। कार्तिक तुरंत ही उस बच्ची को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो उस लड़की तक पहुंच नहीं पाता और उस लड़के के साथ हादसा हो जाता है। अब अगले ही पल जब कार्तिक घबराकर उठ जाता है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्तिक ने यह सब कुछ बस सपना देखा था। लेकिन दोस्तों आप इस सपने को याद रखना। अब उठने के बाद कार्तिक को पड़ोस में रहने वाली आराधना दिखाई देती है, जो कि गीले कपड़ों को सुखा रही थी। दरअसल दोस्तों कार्तिक उसे पसंद करता है और अब वो यहाँ पर आराधना से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आराधना उसे चप्पल दिखाकर चुप करा देती है। अब इतने में ही कार्तिक को बाली का कॉल आता है। वो उसे तुरंत ही गुंतुर भाई के पास पहुंचने के लिए कहता है। उसके अगले सीन में हम पॉलिटिकल लीडर गुंतुर भाई को देखते हैं। उसके पोस्टर लगाए होते हैं क्योंकि वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो चुका था। यहाँ पर गुंटुर और उसका भाई अन्ना सब लोगों को बताते हैं कि पार्टी का प्रचार अच्छे से करो, इस बार हम लोग ही जीतने चाहिए। तो कार्तिक भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो भी इस पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है और गुंटुर भाई का खास आदमी भी है। गुंटुर भाई कार्तिक से कहता है कि इस बार हमें जीतना है तो शांति से काम लेना होगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा हम नहीं कर सकते। हमारे रिलेटेड पुलिस के पास कोई भी कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए। तब तक तुम लोग मेरा अच्छे तरीके से प्रचार करो, हमारे शहर में स्पोर्ट का कंपटीशन करवाओ, हमारे पार्टी की तरफ से अच्छा प्राइज रखो। ऐसा करने से शहर के युवाओं पर हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इस काम की सारी जिम्मेदारी तुम उठाओ। ऐसा कार्तिक को कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम आराधना को देखते हैं। आराधना की कुछ फ्रेंड उसे मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि शहर में गुंटुर भाई के नाम पर अलग अलग स्पोर्ट्स कंपटीशन रखे जा रहे हैं। तुम्हारा पड़ोसी कार्तिक ही उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि वॉलीबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम जीत जाएंगे तो हमें अच्छा प्राइज मनी मिलेगा और उन पैसों से हमारी स्टडी में मदद हो सकती है। अब ऐसी बात सुनकर आराधना उनकी बात मान लेती है। फिर उसके अगले ही दिन हम देखते हैं बड़े से ग्राउंड में स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारी शुरू हो जाती है। कार्तिक और उसके दोस्त सब कुछ अच्छे तरीके से गेम को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम आराधना और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वॉलीबॉल खेलते हुए फाइनल तक पहुंच जाती है। कार्तिक और उसके दोस्त भी उन्हें ही चीयर्स करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ गलतियों की वजह से आराधना की टीम फाइनल में हार जाती है। इसीलिए आराधना निराश होकर साइड में जाकर बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे समझाती
है, हम गेम को हार चुके हैं, लेकिन तुम निराश मत हो। हमारे टीम में तुम बहुत अच्छी खेलती हो और तुम्हारी वजह से ही हम फाइनल में पहुंचे थे। हम सेकंड आए हैं, हमें कोई ना कोई इनाम जरूर मिलेगा। तभी वहाँ पर मैदान में कार्तिक क्रिकेट खेलने लगता है। वो स्टाइल मारते हुए स्टंप को उखाड़कर उससे खेलने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों स्टंप उसके हाथ से फिसल कर आराधना के सर पर जाकर लग जाता है। फिर क्या था, अगले पल हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर आराधना का इलाज करते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम बाल बाल बची हो, ये चोट अगर जरा से भी और गहरी होती तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हो जाता। फिर डॉक्टर के जाने के बाद आराधना की दोस्त उस कार्तिक को भला बुरा कहती है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता, स्टाइल मारने के लिए कुछ भी करता रहता है, हमें तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन अब इतने में वहाँ पर कार्तिक एक पाइनएप्पल का फल लेकर आराधना से माफी मांगने के लिए आता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरे हाथों से गलती से हो गया, आइंदा से मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज तुम पुलिस में कंप्लेंट मत करना, वरना नेताजी मुझे बहुत डांटेंगे। इस तरह से वो उसे सॉरी कहकर चला जाता है। अब आराधना पुलिस में कंप्लेंट नहीं करती और वो कार्तिक पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। दरअसल दोस्तों उसे देखने से लग रहा था कि वो किसी परेशानी में है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब उसके अगले सीन में हम गुंतुर भाई को देखते हैं। वो किसी तांत्रिक के पास आता है और उसे बताता है कि मैं पिछले 2 बार इलेक्शन में हार चुका हूँ, क्या मैं इस बार जीतूंगा? ये इलेक्शन जीतने के लिए जो भी करना हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अब वो तांत्रिक उसे कोई खतरनाक बात बताता है, ये बात भी हमें आगे पता चलेगी। अब उसके बाद रात को हम कार्तिक को देखते हैं। वह आसमान में देखकर अपने माता पिता को याद कर रहा था। वहाँ बाली उससे पूछता है कि तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? कार्तिक बताता है कि बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए, फिर वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा और जब वो अपने दोस्तों को अपने माता पिता से फोन पर बात करते हुए सुनता है तो उसे भी अपने माता पिता की बहुत याद आती है। तो बाली उसे समझाता है और हक करता है। तभी नीचे से आराधना कुछ सामान लेकर अपने घर में जाती है। उसे देखकर कार्तिक कहता है कि पता नहीं इस लड़की से मुझे क्या लगाव है, अब मैंने तय किया है कि कैसे भी करके मैं आराधना को पटाऊंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। तो ये बात सुनकर बाली भी उसके प्यार के लिए उसे सपोर्ट करता है। फिर क्या था, अगले दिन से कार्तिक आराधना के आसपास घूमने लगता है। इनडायरेक्टली छुपकर वो उसके हर काम में आराधना की मदद करता है। अब ऐसे एक दिन वो अपने घर से देखता है कि आराधना के घर के गेट के बाहर कोई आदमी खड़ा है। वो उस आदमी के पास जाकर पूछता है तुम कौन हो? वो बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर शिंदे है, कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी कहीं चली गई थी, मुझे पता चला कि वो यहाँ पर आकर रह रही है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए आ गया, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। कार्तिक उसे कहता है कि अरे वो मार्केट गए होंगे, आ जाएंगे। इतने में ही कार्तिक को बाली का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि अरे यार मैटर हो गया है, तो जल्दी से गुंतुर भाई के यहाँ पर पहुंच। तो दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं गुंतुर के भाई मुन्ना को किसी ने मार दिया था और इन लोगों को शक था कि ये काम अपोजिशन पार्टी के किसी नेता ने किया होगा। लेकिन अब अपने भाई की मौत से गुंतुर भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है मेरे भाई को जिसने भी मारा है वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसके बाद हम कार्तिक और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो चाय की टपरी पर गुंटूर के भाई मुन्ना को किसने मारा इसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सोच रहे थे कि ये काम कौन कर सकता है। अब तभी कार्तिक को रास्ते से आराधना कहीं जाते हुए दिखाई देती है। कार्तिक अपने दोस्त के साथ उसका पीछा करते हुए एक स्पोर्ट्स एकेडमी में पहुंच जाता है। अब एकेडमी के अंदर आराधना रेडी होकर बैडमिंटन खेलने के लिए आती है। पहले उसके कोच एक लड़की के साथ उसका मैच रखते हैं। आराधना यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलती है और थोड़ी देर में उस लड़की को हरा देती है। कार्तिक और उसका दोस्त ऊपर से यह सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद कोच 2 लोगों को आराधना के साथ खेलने के लिए कहता है। तो आराधना ने इस खेल में बहुत सारी मेहनत की थी। वो बहुत ही अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोजिशन के दोनों लोगों को अकेले ही हरा देती है और ये सब कुछ देखकर कार्तिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ आराधना का कोच उसकी तारीफ करता है लेकिन कहता है कि अभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आराधना ठीक ऐसा कहती है और आगे वो ये भी कहती है कि सर मुझे इस गेम में आगे बढ़ने के लिए आपने जो 3 लाख रुपए लगेंगे ऐसा कहा था उसका इंतजाम अभी तक मैं कर नहीं पाई हूँ। सर ये बहुत सारे पैसे है, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो कोच कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, अगर तुम्हें नेशनल लेवल तक खेलना है तो इतना खर्चा तो करना पड़ेगा। अब आराधना निराश होकर वहां से चली जाती है और ये सब कुछ देखकर कार्तिक को भी दुख होता है। अब उसके बाद बाली कार्तिक को कॉल करके बताता है कि गुंटूर भाई ने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसने उसके भाई मुन्ना को मारा था। उसका नाम है अरविंद, अपोजिशन पार्टी का नेता। तो दूसरी तरफ एक जगह पर हम गुंटूर भाई को देखते हैं। उसके लोगों ने अरविंद को पकड़ कर रखा था और गुंटूर भाई चाकू लेकर अरविंद को जान से ही मार देता है। उसके बाद हम उस तांत्रिक को देखते हैं जो रात के अंधेरे में एक जगह पर बैठकर कुछ रिचुअल्स वगैरह कर रहा था। तभी वहां पर गुंटूर भाई आता है और बैठ जाता है। तांत्रिक कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी बताया है वो तुम करो, जरा सा भी हिचकिचाओ मत। अगर तुम्हें पावर चाहिए, इलेक्शन में जीतना है
तो तुम्हें ये करना ही होगा। गुंतुर भाई कहता है हाँ मैं जरूर करूंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर वो अपने पिता से जाकर मिलता है और उनसे कुछ बातचीत करता है। उसके पिता यहाँ पर बीमार हालत में लग रहे थे। अब अगले दिन आराधना स्पोर्ट्स कोटा के ऑफिस में वहाँ के सर से मदद मांगने के लिए जाती है कि मैं इतने सारे पैसों को अरेंज नहीं कर सकती, अगर मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो सर उसकी मदद करने के बजाय उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, मुझे खुश करो और पैसे ले जाओ। तो आराधना ये बात सुनकर परेशान होकर रोते हुए वहां से चली जाती है। अब ये बात जब कार्तिक को पता चलती है तो वो उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है, उसका बुरा हाल कर देता है, उसे ऐसा सबक सिखाता है कि वो दूसरी लड़की के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर रात को वो आराधना से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी आराधना घर के बाहर आती है और कार्तिक उसे कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता है, 3 लाख रुपए अरेंज करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन यहाँ पर आराधना परेशान लग रही थी। वो गुस्से में वहां पर पड़ा हुआ पत्थर उठाकर कार के ऊपर मार देती है। कार्तिक को लगता है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए यहाँ से जाने में ही भलाई होगी। वो अपने घर के अंदर जाता है और खिड़की से देखता है कि वो डॉक्टर शिंदे और आराधना की माँ कुछ बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से बड़े ही टेंशन का माहौल लग रहा था। तो वहां पर क्या चल रहा है कार्तिक को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो किसी भी हालत में आराधना की मदद करना चाहता था। वो तुरंत ही अपने दोस्त बाले को कॉल करके बुलाता है। कार्तिक बाले से कहता है कि मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, मैं आराधना की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे कोई रास्ता बताओ। तो अब बहुत रिक्वेस्ट करने पर बाले उसे बताता है कि 2-4 दिन में हम 3 लाख रुपए कमा नहीं सकते, लेकिन मुझे एक 2 नंबर का धंधा पता है, डार्क वेब, जहाँ पर गैर कानूनी सामान, ड्रग्स, हथियार, फर्जी डॉक्यूमेंट बेचे जाते हैं। ये सब इलीगल होता है और अगर हम चुपके से एक काम कर दे तो हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। फिर वो दोनों एक ऑफिस में जाकर कुछ सीक्रेट पार्सल को कलेक्ट करते हैं, ट्रैवल करके दूसरे शहर में जाते हैं और रात को एक सुनसान जगह पर किसी आदमी को वो पार्सल ट्रांसफर कर देते हैं। और ये दोनों ये काम बहुत ही सावधानी से चोरी चुपके करते हैं। अब इस काम के उन लोगों को 1.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। वहां से वो लोग घर पर आते हैं और कार्तिक बाले से कहता है कि यार अभी भी 1.5 लाख रुपए चाहिए। बाले उसे कहता है तुम्हारा सच्चा प्यार देखकर मैं इमोशनल हो रहा हूँ, अब अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें गुंटूर भाई के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए और तुम उनके पैसे बाद में दे देना। तो कार्तिक तुरंत ही गुंटूर भाई के घर पर जाता है। अब वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही गुंटूर भाई उसके हाथ में एक पार्सल थमा देते हैं और गुंटूर भाई उसे कहता है कि इसे कहीं छुपा दो और हाँ कुछ भी हो जाए इसे खोलकर मत देखना। कार्तिक कहता है कि ठीक है भाई, लेकिन मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। गुंटूर भाई कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, अभी यहाँ से चले जाओ। तो कार्तिक वो पार्सल लेकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ रास्ते में उसे बाली का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि यहाँ पर सभी जगह पर रेड पड़ रही है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, इसीलिए हमारे दोस्तों के घर पर भी रेड पड़ी है, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो उसे छुपा दो। कार्तिक कहता है कि मैं तो घर जा रहा हूँ और गुंटूर भाई ने मुझे कुछ पार्सल दिया है। बाली उसे कहता है कि उसमें बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, अगर वो पैसे तुम्हारे पास मिल गए तो तुम फंस जाओगे, इसलिए अब तुम घर पर मत जाओ, किसी और जगह पर छुप जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हारे घर पर पहुंचता हूँ। अब कार्तिक वहां पर बैठकर सोचने लगता है कि इस पार्सल का मैं क्या करूँ। तो तभी उसे आइडिया आता है कि मैं आराधना के घर पर चला जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो आराधना के घर पर पहुंचकर पाइप से ऊपर चढ़कर घर के अंदर घुस जाता है। वो पार्सल टेबल पर रखता है और फ्रिज खोलकर कुछ खाने के लिए ढूंढता है। इतने में ही वहां पर आराधना आती है और अचानक उसे देखकर कार्तिक थोड़ा डर जाता है। फिर आराधना उसे अपने कमरे में ले जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कार्तिक कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आया था। अब तुम्हें आगे जो बैडमिंटन खेलने के लिए पैसे चाहिए थे वो मैं अरेंज कर रहा हूँ, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, इसलिए अब तुम टेंशन मत लो। लेकिन आराधना उसे कहती है कि ठीक है वो सब छोड़ो, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। अब इतने में ही कार्तिक को उसके फ्रेंड बाली का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ, तुम कहाँ पर हो। कार्तिक बताता है कि मैं आराधना के घर पर आ गया हूँ, तुम पिछले रास्ते से पाइप चढ़कर यहाँ पर आ जाओ। तो बाले भी तुरंत ही आराधना के घर पर आ जाता है। कार्तिक उसे कहता है कि ये देखो आराधना, हमने जो इसके लिए पैसे जमा किए थे मैंने उसके बारे में इसे बता दिया है। अब बाली वहाँ पर दूसरे कमरे में था और वो सिर्फ कार्तिक से ही बात करता है। तभी बाली को भाई का कॉल आता है। वो कार्तिक से कहता है कि कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मैं बाद में आता हूँ, ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब यहाँ पर आराधना कार्तिक को बार बार कह रही थी मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। तभी अचानक घर के अंदर के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। कार्तिक वहाँ पर देखने के लिए चला जाता है। अब वो अंदर के कमरे में जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों उस कमरे में आराधना और उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। उनकी लाशें वहाँ पर पड़ी थी और ये देखकर कार्तिक तो शॉक रह जाता है। वो तो पूरी तरीके से डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आराधना यहाँ पर मर चुकी है तो अभी वो किससे बात कर रहा था, क्या वो आराधना की आत्मा थी। और ये सब
सब कुछ सोचकर वो चक्कर आकर बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। उसका सर कांच पर लगने की वजह से लगता है उसे बहुत बड़ी चोट भी लग गई होगी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राणा प्रताप को देखते हैं। सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं क्योंकि उसने कम समय में 4 बड़े बड़े क्राइम केस सॉल्व कर दिए थे। अब यहाँ पर केबिन में ऑफिसर प्रिया राणा से बात करती है, कहती है कि सर आप तो बहुत ग्रेट हो, बहुत ही कम समय में केस सॉल्व कर देते हो, लेकिन आपका रिसेंट वाला केस उसे सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग गया। और दरअसल दोस्तों ये कार्तिक का ही केस होता है। राणा प्रताप कहता है कि कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जो हमें बड़ी ही उलझन में डाल देते हैं। उसकी शुरुआत और अंत इसका कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए उन्हें सॉल्व करने में ज्यादा समय लगता है। हमें ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है और रियलिटी में जो केस आते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है और ऐसा केस तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। तो दोस्तों इस तरह से अब वो कार्तिक के केस के बारे में बताने लगता है। हम देखते हैं कि कार्तिक को हॉस्पिटल में होश आता है। उसके चेहरे पर जोरदार चोट लग गई थी। कमरे के बाहर उसके दोस्त बात कर रहे थे कि कार्तिक उस घर पर क्या कर रहा था, आराधना और उसकी माँ की मौत कैसे हो गई। अब ये बात कार्तिक सुन लेता है और दुखी हो जाता है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। ऑफिसर राणा कार्तिक से पूछता है कि रात को तुम उसके घर पर क्या कर रहे थे? अगर तुमने उन दोनों को नहीं मारा है तो क्या तुम्हें पता है उन्हें किसने मारा है? तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि सर इस लड़के के सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी है। अगर अभी आप उससे पूछताछ करोगे तो उसके दिमाग पर बहुत स्ट्रेस पड़ेगा और उसे डिमेंशिया जैसी भूलने की बीमारी हो सकती है। इसलिए प्लीज सर अभी नहीं, अभी उसे आराम करने दीजिए, कुछ दिन बाद आप उससे पूछताछ कर सकते हो। और यहाँ पर कार्तिक भी बहुत वीक लग रहा था, इसलिए ऑफिसर राणा वहाँ से चला जाता है। कार्तिक के दोस्त राणा को बताते हैं कि सर हमारा दोस्त उन दोनों को नहीं मार सकता, वो तो आराधना से प्यार करता था और जिस रात ये मर्डर हुआ वो तो आधी रात तक उस जंक्शन वाले इलाके में था। आप उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करके लोकेशन पता कर सकते हो। अब ऑफिसर राणा और उसकी टीम ये सारी बातें वेरीफाई करती है और फिर ठीक ऐसा कहकर कार्तिक को जमानत के तौर पर छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों पुलिस के नजरों में कार्तिक की इस केस के लिए प्राइम सस्पेक्ट होता है, तो पुलिस उस पर कड़ी नजर रखती है। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आराधना और उसकी माँ को किसने मारा। कार्तिक घर पर आने के बाद आराधना को खोकर बहुत दुखी रहने लगता है। उसके अगले दिन वो और उसके दोस्त आराधना और उसकी माँ की कब्र पर जाकर फूल डालते हैं। यहाँ पर आराधना की एक फ्रेंड कार्तिक को रोककर उसे बताती है कि दरअसल बात यह है कि आराधना भी तुमसे प्यार करती थी। वो छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती थी ताकि तुम उससे बात करो। तुमने उसके सर पर स्टंप मारा था लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं की। ऐसे ही एक दिन तुम और तुम्हारे दोस्त ऑटो से जा रहे थे तो उस ऑटो में आराधना भी बैठी थी। तुम लड़कियों के बहादुरी के बारे में बात कर रहे थे और उन्हें सपोर्ट करने के बारे में बोल रहे थे, तो तुम्हारी ऐसी सोच देखकर आराधना तुमसे प्यार करने लगी। अब ये सब कुछ सुनकर कार्तिक और भी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकेला ही आराधना से प्यार करता है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि आराधना भी उसे प्यार करती थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो तो मर चुकी थी। तो ये दर्द कार्तिक से बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि खुद को संभालो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन दोस्तों अब कार्तिक ठान लेता है कि वो आराधना और उसकी माँ को किसने मारा इसके बारे में पता करके ही रहेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कार्तिक को याद आता है कि उसने आराधना के घर के बाहर डॉक्टर शिंदे नाम के आदमी को देखा था, तो उससे कुछ सुराग मिल सकता है। यही बात सोचकर वो पुलिस स्टेशन जाता है। ऑफिसर राणा को उस डॉक्टर के बारे में बताता है। तो अब डॉक्टर शिंदे वहाँ से एक दूसरे शहर में रहता था। ये लोग तुरंत ही उसका एड्रेस पता करके उसके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब राणा प्रताप डॉक्टर को बताता है कि देखो मैं क्राइम ब्रांच से, कुछ दिन पहले आराधना और उसकी माँ की मौत हो गई। कार्तिक ने तुम्हें उसके घर पर देखा था, बताओ तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है? आराधना और उसकी माँ को किसी ने हमला करके मार दिया, इसलिए अब इस केस में कार्तिक और तुम दोनों प्राइम सस्पेक्ट हो। अब उनकी मौत की बात सुनकर डॉक्टर शिंदे थोड़ा परेशान हो जाता है और वो यहाँ पर एक शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि आराधना मेरी पत्नी है और उसकी माँ मेरी सास। ये बात सुनकर कार्तिक तो शॉक रह जाता है। डॉक्टर बताता है कि कुछ समय पहले आराधना अपनी माँ को लेकर हमारे हॉस्पिटल में आई थी। उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो चेकअप करने पर पता चला कि उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है और ये समस्या बहुत बढ़ गई थी। उसके इलाज में बहुत बड़ा खर्चा आने वाला था। अब आराधना के पास तो इतने सारे पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर शिंदे उनके हालात समझकर उनकी सारे फीस माफ कर देता है और उसकी माँ का मुफ्त में इलाज कर देता है। कुछ महीनों के बाद आराधना की माँ की तबीयत ठीक हो जाती है और इसी ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर और आराधना और उसकी माँ के बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। डॉक्टर का एक 6 साल का बेटा होता है, लेकिन उसकी दोनों किडनी फेल थी, तो आराधना उसका ख्याल रखती है, उसके साथ दोस्ती करती है। अब ऐसे ही एक दिन जब आराधना अपनी माँ का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर शिंदे आराधना और उसकी माँ से कहता है कि देखिए मेरा और मेरी पत्नी का डिवोर्स हो चुका है,
वो मुझे छोड़कर चली गई है। मेरा बेटा 6 साल का है और उसकी दोनों किडनियां फेल है और कुछ समय बाद उसका डायलिसिस करना पड़ता है। आराधना, तुम तो मेरे बेटे से मिल चुकी हो, तुम दोनों का अच्छा बॉन्ड है, वो तुम्हारे साथ बहुत ही खुशी से रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरे बेटे को माँ का प्यार दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जितना भी समय मेरे बेटे के पास बचा है वो अपनी लाइफ हंसी खुशी बिता पाएगा। देखो, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है और तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो? अब ये बात सुनकर आराधना और उसकी माँ थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था और कोई कितनी भी बड़ी मदद कर दे, ऐसे उस व्यक्ति को दबाव में डालकर आप उसके मन के विरुद्ध काम नहीं करवा सकते। अब यहाँ पर प्रेजेंट में डॉक्टर शिंदे ऑफिसर और कार्तिक को बताता है कि उसके बाद आराधना मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी और हमारी शादी हो गई। अब राणा प्रताप उससे पूछता है कि फिर वो तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? डॉक्टर बताता है कि एक दिन आराधना स्पोर्ट्स चेकअप करवाने के लिए मेरे हॉस्पिटल आई थी, तो उसकी रिपोर्ट देखकर तो मैं शॉक रह गया, क्योंकि उसकी किडनी मेरे बेटे से मैच हो रही थी। उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करने से मेरा बेटा बच सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने बेटे के लिए उसकी किडनी देने के लिए कहा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो दोनों वहां से चली गई। फिर 1 साल बाद मुझे पता चला वो दूसरे शहर में 12A रेलवे कॉलोनी में रहती है, तो तब मैं पता ढूंढकर उसके घर पर गया था और इसीलिए दोस्तों उस रात आराधना अपने घर के बाहर गुस्से में आकर उस डॉक्टर की गाड़ी पर पत्थर फेंक दिया था। आराधना उस डॉक्टर से कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुमने हमारी बहुत मदद की है और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन अब तुम अपने बेटे को बचाने के लिए मेरी किडनी देने के लिए कह रहे हो। इसके बाद में मेरा बैडमिंटन का गेम कैसे खेलूंगी? मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है, वही मेरा बहुत बड़ा सपना है। तो अब यहाँ पर डॉक्टर शिंदे बताता है कि आराधना अपनी किडनी देने के लिए तैयार नहीं थी और ये बात और भी ज्यादा ना बढ़े, कोई और प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। फिर यहाँ पर बहुत सारे सर्जरी के केसेस थे तो मैं यहाँ बिजी हो गया। अब उन्हें किसने मारा ये मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ दिन में अपना काम निपटा कर फिर से अगले महीने में उनसे मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपने आकर मुझे एक खबर दे दी। तो ऑफिसर राणा कहता है कि आराधना ने तुम्हारे बेटे को किडनी नहीं दी, इसलिए तुमने उसे मारा होगा। डॉक्टर कहता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर मैंने उसे मारकर किडनी ले ली होती तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा मेंशन होता। बताइए क्या आपको ऐसा कुछ मिला है? और उस मर्डर वाले डेट को यहाँ हॉस्पिटल में 2-4 बड़े बड़े सर्जरीज थी, तो मैं तो यहीं पर बिजी था, तो मैं आराधना के पास जाकर उन्हें कैसे मार सकता हूँ? अब इस बात का ऑफिसर राणा के पास कोई भी जवाब नहीं था, यानी कि अब पुलिस के पास डॉक्टर के खिलाफ कोई भी सबूत न होने की वजह से वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाती। अब वो लोग वहाँ से अपने शहर आ जाते हैं। कार्तिक आराधना की सच्चाई जानकर हैरान हो जाता है कि आराधना ने उस डॉक्टर से शादी की थी और ये बात उसे कभी नहीं बताई। उसके दोस्तों को भी ये बात अच्छी नहीं लगती। अब अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर राणा कार्तिक को पुलिस स्टेशन बुलाकर बताता है कि हमने तुम्हारे फ्रेंड, तुम जितने भी लोगों को जानते थे, उनके नंबर ट्रेस किए और कुछ दिन पहले का उनका लोकेशन देखा, तो हमें पता चला कि गुंटूर भाई का नंबर आराधना के घर के आसपास दिखा रहा था। तो अब ऑफिसर राणा अंदर जाकर गुंटूर भाई से पूछताछ करता है कि आराधना और उसकी माँ के मर्डर वाली रात को तुम्हारा लोकेशन उस एरिया में क्यों दिखा रहा था? बोलो, तुमने उन दोनों को क्यों मारा? गुंटूर भाई कहता है कि मैंने उन दोनों को नहीं मारा है, मेरे पार्टी की मीटिंग होने की वजह से मैं उस रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में वॉशरूम के लिए मैं वहां पर रुका था, फिर वहां से चला गया। चाहो तो तुम हमारे पार्टी के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो, मैं और मेरी पार्टी के लोग पूरी रात वहीं पर थे। तो इस बात को चेक करने पर पता चलता है कि गुंटूर भाई सही कह रहा है। गुंटूर भाई कहता है तुम बेवजह मुझे इस केस में फंसा रहे हो, आइंदा मुझे परेशान मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब यहाँ पर कार्तिक को गुंटूर भाई पर शक हो जाता है। वो उसके बारे में छानबीन करता है और सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। फिर वो उसके घर पर चला जाता है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि बताओ, तुमने अपने भाई मुन्ना को क्यों मारा? और उस रात तुम अनुराधा के घर पर भी गए थे, तो तुमने उसे मारा होगा। गुंटूर भाई ये सारी बातें सुनकर शॉक रह जाता है और कहता है कि ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पुलिस भी मुझसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। कार्तिक कहता है कि तुम पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरे नहीं। मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब मुझे बताओ, अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब गुंटूर भाई समझ जाता है कि उसे सच बताना ही होगा, तो वो यहाँ पर शॉकिंग बात बताता है। इलेक्शन जीतने के लिए और पावर के लिए वो उस तांत्रिक के पास गया था। उस तांत्रिक ने उसे एक उपाय बताया, यानी कि उसके वंश में पावर सिर्फ एक ही आदमी को मिल सकती थी। तो उसके जितने भी भाई बहन हो, खून के रिश्तेदार में से हिस्से वाले जो भी हो, उन्हें खत्म करना होगा। इसलिए गुंटूर भाई ने अपने भाई मुन्ना को मार डाला और उसने दुनिया को ऐसा दिखाया कि मुन्ना को अपोजिशन पार्टी के नेता ने मारा है। फिर उसके फादर से जब वो बात करने के लिए गया था, तब उसे पता चला कि उसके पिता के एक महिला के साथ नाजायज संबंध थे। और दोस्तों, वो महिला और कोई नहीं बल्कि आराधना की माँ थी। यानी कि अब आराधना गुंटूर भाई की सौतेली बहन थी। इसीलिए वो आराधना को मारने के लिए उसके घर पर गया था ताकि आराधना की बलि दे सके। तो गुंटूर भाई बताता है कि मैं जब उनके घर पर गया
तो आराधना और उसकी माँ को पहले ही किसी ने मार दिया था। ये देखकर मैं वहां से चला गया क्योंकि मेरा काम तो हो चुका था। अब ये बात सुनने के बाद कार्तिक को उस डॉक्टर शिंदे पर शक हो जाता है कि वो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इसलिए कार्तिक तुरंत ही उसके शहर में जाकर हॉस्पिटल में उस पर नजर रखता है। फिर वो डॉक्टर जब अपनी कार में बैठता है तो कार्तिक उसके कनपट्टी पर गन रखकर उसे अपने घर पर ले चलने के लिए कहता है। अब घर पर जाने के बाद कार्तिक उसे जान से मारने की धमकी देता है। अब तक उसने जो भी झूठ बोला था वो छोड़कर सच्चाई बताने के लिए कहता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अपनी जान को बचाने के लिए डर के मारे डॉक्टर बताता है कि दरअसल जब आराधना और उसकी माँ पहली बार उसको हॉस्पिटल में आए थे तो उसने चालाकी से उन दोनों के टेस्ट करवा लिए थे। तो आराधना की रिपोर्ट देखकर तभी डॉक्टर को पता चल गया था कि आराधना की किडनी उसके बेटे के लिए बेस्ट है, जिससे कि उसके बच्चे की जिंदगी बच सकती है। और दरअसल दोस्तों आराधना की माँ को कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इन लोगों ने जानबूझकर ऐसे रिपोर्ट बनाए और आराधना को बताया कि उसकी माँ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर लास्ट स्टेज पर है और ऑपरेशन करवाना होगा जिसका बहुत खर्चा आएगा। इस तरह से वो उसका कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर देते हैं और उसकी माँ को छोटी मोटी बीमारी थी वो ठीक हो जाती है। असल में उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। तो मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर आराधना से शादी करने की बात रखता है। और वो आराधना से शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो आराधना को बिना पता लगाए उसका ऑपरेशन करके किडनी निकाल लेना चाहता था। इस ऑपरेशन के लिए लगने वाले लीगल डॉक्यूमेंट भी उसने तैयार करवा लिए थे। लेकिन एक दिन वही डॉक्यूमेंट आराधना की माँ के हाथ लग गए, जिससे कि उन्हें डॉक्टर शिंदे के बुरे इरादों के बारे में पता चल गया। दरअसल आराधना को लग रहा था कि उस डॉक्टर ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जब इस रिपोर्ट के बारे में पता चला तो इन दोनों ने उस डॉक्टर को बहुत ही भला बुरा कहा और वहां से निकल गई। लेकिन फिर भी डॉक्टर शिंदे ने उनको ढूंढ निकाला। अब डॉक्टर शिंदे कार्तिक को यह सारी बता रहा होता है, तभी अचानक उस कमरे में कोई आता है और उन दोनों पर वार कर देता है, जिससे कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब उन दोनों को होश आता है तो दोस्तों यहाँ पर आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर हम उस डॉक्टर शिंदे की पत्नी शालिनी को देखते हैं और दोस्तों वो यहाँ पर कार्तिक को बताती है कि ये सब कुछ प्लान उसका था। वो अपने 6 साल के बेटे को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। लेकिन जब अपर्णा ने किडनी देने से मना किया और वो वहां से भाग गई तो उसी दौरान उनका बच्चा मर गया। अब इस बात से शालिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अगर आराधना अपनी एक किडनी दे देती तो उसका बेटा बच सकता था। इसलिए दोस्तों जब इन दोनों को आराधना और उसकी माँ के एड्रेस के बारे में पता चला तो शालिनी उस रात को जानबूझकर आराधना के घर के अंदर घुस जाती है। वो घर के अंदर जाकर हथौड़े से पहले आराधना की माँ को मार देती है। फिर वो आराधना से कहती है कि अगर तुम अपने एक किडनी दे देती तो तुम्हारा क्या जाता, सिर्फ तुम अपना स्पोर्ट्स से खेल नहीं सकती थी ना, तुम एक किडनी के सहारे अपनी जिंदगी बिता सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें बाकी की जिंदगी भी नहीं मिलेगी, तुम्हें मेरे बेटे की तरह ही मरना होगा। ऐसा कहकर वो उसी हथौड़े से आराधना को भी मार देती है। अब यहाँ प्रेजेंट में उसका डॉक्टर पति उसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों बांध कर रखा है, मुझे छोड़ो। तो शैलन उसे कहती है कि तुमने अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया, तुम्हारे वजह से हमारे प्लान के बारे में उन्हें पता चल गया, जिस वजह से वो दोनों भाग गई थी। हमारे बेटे के मरने का एक कारण तुम भी हो। अब यहाँ पर कार्तिक शालिनी को डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मासूम आराधना की जान चली गई, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो। वो अपने देश के लिए लड़ रही थी, स्पोर्ट्स में मेडल लाना चाहती थी, उसके छोटे छोटे सपने थे, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम आगे की जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए बिताओगी। तो वहां पर टेबल पर रखी हुई कार्तिक की गन शालिनी उठा लेती है और उसे कहती है कि उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी और पुलिस को मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। शालिनी गन चलाने की कोशिश करती है लेकिन उसके अंदर गोलियां ही नहीं थी। यहाँ आने से पहले कार्तिक ने गोलियां अपने जेब में डाल दी थी। अब शालिनी कार्तिक की कुर्सी को पैर से धक्का मारती है और ड्रॉवर में जाकर अपनी गन ढूंढने लगती है। इतने में वो कुर्सी टूटने की वजह से कार्तिक खुद को छुड़ा लेता है और नीचे पड़ी हुई गन उठाकर अपनी जेब से गोलियां उसके अंदर डाल देता है। अब शालिनी उसे शूट करे उससे पहले कार्तिक ही उसे शूट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कार्तिक ने शालिनी और डॉक्टर को बंदी बना लिया था। और दरअसल दोस्तों यहाँ पर जब वो डॉक्टर अपनी सच्चाई बता रहा था तो कार्तिक ने कैमरा और टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया था, जिसमें कि अब उन दोनों ने जो भी बातें बोली थी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। अब उसके बाद कार्तिक उस घर को लॉक कर देता है। फिर ऑफिसर राणा को कॉल करके उस डॉक्टर शिंदे और उसकी वाइफ के बारे में सब कुछ सच्चाई बता देता है। अब वो एक टपरी पर चाय पी रहा था, तभी वहां पर एक छोटी बच्ची अपने बॉल को लेने के लिए हाईवे पर जाने लगती है और इतने में ही वहां से एक बड़ा सा ट्रक आने लगता है। वो ड्राइवर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। अब जैसे ही कार्तिक ये देखता है उस बच्ची को बचाने के लिए दौड़ता है। वो ट्रक के आने से पहले ही तुरंत ही उस बच्ची को उठाकर थोड़ा साइड हो जाता है। इस तरह से अब उसने बच्ची की जान तो बचा ली थी। वो बच्ची वहां से आगे चली जाती है लेकिन इतने में एक दूसरी कार आकर कार्तिक को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से कार्तिक का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है।
रस्ते की पटरी पर उसका सर पटकने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और दोस्तों, ये छोटे बच्चे को बचाने वाला सीन हमने कहानी की शुरुआत में सपने में देखा था। आपको याद होगा, कार्तिक बर्फीले पहाड़ों पर बच्ची को बचा रहा था और तब वो उसे बचा नहीं पाया था। उसके अगले सीन में हम देखते हैं अब कार्तिक की आत्मा गुंटूर भाई के पास जाती है। उसने इलेक्शन में जीतने के लिए, पावर हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा था। अगर शालिनी, आराधना और उसकी माँ को नहीं मार देती तो गुंटूर भाई उन दोनों को मार देता। इसलिए अब कार्तिक की आत्मा गुंटूर भाई के हाथ से ही गन को शूट करके उसे मार देती है। और यहाँ पर ये सब लोगों को आत्महत्या का केस लगता है। अब कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि ये सारी बातें ऑफिसर राणा प्रिया को बता रहा होता है और प्रिया भी यह अजीब सा केस सुनकर शॉक रह जाती है। कार्तिक ने उस डॉक्टर और शालिनी के खिलाफ जो सबूत छोड़े थे वो पुलिस को मिल गए थे, इसलिए पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। और इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही नए नए साउथ के मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।